हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सप्लाई और डिमांड की। आप समझ गए होंगे सप्लाई और डिमांड के अंदर किस-किस टाइप से वर्क करता है सप्लाई डिमांड। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है ये वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सप्लाई और डिमांड आखिर होता क्या है? आपके दिमाग में बहुत बार आया होगा। इसको हम एक जनरल कॉन्सेप्ट से हमारे रियल लाइफ के अंदर एक बार अप्लाई करके देखते हैं, उसके बाद में हम शेयर मार्केट के अंदर अप्लाई करेंगे। दोस्तों, जो सप्लाई और डिमांड होता है, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी हो या फिर छोटी सी दुकान हो, हर जगह इसका यूज होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका यूज हर जगह कैसे हो सकता है। तो आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि प्याज की प्राइस एकदम से बढ़ गई थी। अब उसके एकदम बढ़ने का रीजन क्या था? रीजन बेसिकली ये था कि उसकी डिमांड अचानक बढ़ गई थी और जो उसकी सप्लाई होती है वो कम हो गई थी और डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी। और डिमांड के बढ़ने की वजह से दोस्तों, जो प्याज की प्राइस थी वो 20 रुपए 30 रुपए से वो डायरेक्ट 100 रुपए या 200 रुपए हो गया था। तो यही होता है मेन डिमांड और सप्लाई का, कि अगर स्टॉक की या फिर किसी भी चीज की अगर सप्लाई कम हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस भी बढ़ जाती है। और वहीं इसके अपोजिट बात करें तो अगर उस किसी भी चीज की अगर या फिर स्टॉक की डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होने का मतलब सिंपल मतलब होता है कि उसकी आपूर्ति बराबर हो रही है, यानी कि डिमांड कम हो गई है और डिमांड कम हो गई है, इसका मतलब कि सप्लाई बढ़ गई है। सप्लाई बढ़ गई है तो इसकी वजह से स्टॉक की प्राइस भी कम हो जाएगी। अब दोस्तों, जो सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट है, इसको हम अपने स्टॉक मार्केट के अंदर अप्लाई करते हैं। हम शेयर मार्केट में जहाँ से स्टॉक की आपूर्ति होती है उसे वितरण क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जिस जगह से हमें स्टॉक जहाँ से हम खरीदते हैं स्टॉक को या फिर जो भी हमारे को स्टॉक बेचता है उसको वितरण क्षेत्र बोलते हैं, या फिर ऐसा क्षेत्र जहाँ से स्टॉक का वितरण होता है। और वहीं पे इसके अपोजिट बात करें तो जहाँ से इसकी डिमांड होती है, यानी कि जिस जगह से हम स्टॉक की डिमांड करते हैं उसको दोस्तों हम संचय क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि स्टॉक को हम इकट्ठा करके रखेंगे उसको संचय क्षेत्र बोलते हैं। तो सप्लाई और डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट का पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट का पता नहीं होगा तो मैं इसके बीच में रेजिस्टेंस और सपोर्ट की जो कुछ टर्म होती है उनको इस वीडियो के बीच में यूज करूंगा सप्लाई और डिमांड के बीच में। तो वो आपको आना बहुत ही जरूरी है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन के ऊपर दिया है, जाके उसको चेकआउट कीजिए और उसके बाद में इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। और अगर नहीं भी देखना चाहते तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसके इसको देखने के बाद में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो कैसे हम लाइन को ड्रॉ करते हैं उसको मैंने बताया है। और सेम वो के वो कॉन्सेप्ट भी सप्लाई और डिमांड के अंदर भी लगते हैं, लेकिन ये एक हायर कॉन्सेप्ट है। इसकी मदद से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस से जो रिजल्ट निकलते हैं उससे भी अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो अब चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिमांड की, यानी कि डिमांड जोन क्या होता है। स्क्रीन के ऊपर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट के अंदर मैंने डिमांड और सप्लाई के कुछ जोन को बना रखा है। तो इनका बेसिक मतलब यही होता है दोस्तों कि किसी भी स्टॉक को जो डिमांड होती है उस जगह पे तो सपोर्ट लगता है और जो सप्लाई जोन होता है इस जगह पे हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो डिमांड जो होती है, डिमांड जोन का जो हम इंडिकेटर लगाते हैं वो थोड़ा सा मोटा लगाते हैं सपोर्ट जोन से। और वहीं पे सप्लाई जोन का जो इंडिकेटर लगता है या फिर जो हम ये लाइन लगाते हैं ये थोड़ी सी मोटी होती है रेजिस्टेंस जोन से। चलिए हम इसको लाइव मार्केट के अंदर बात करते हैं और बात कर लेते हैं मेरे डीमैट अकाउंट के ऊपर निफ्टी के अंदर कि किस तरीके से इनको हम यूज करते हैं। इससे दोस्तों चलिए अब मैं यहाँ पे मैंने स्क्रीन के ऊपर निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है उससे ये सप्लाई और डिमांड थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, यानी कि इसमें कुछ एडवांस आपने को सीखने को मिलता है और इसकी मदद से आप आसानी से स्टॉक का प्रिडिक्शन कर सकते हैं और आने वाली मूवमेंट का पता लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। और ये इस चीज को बताता है कि अगर आपने किसी स्टॉक को बाय किया है तो बाय करने की कंडीशन में सिंपल सी बात है, कम प्राइस के ऊपर आप बाय करेंगे तो वहां पे आप एक सपोर्ट लाइन लगाएंगे। तो सपोर्ट लाइन जहां पे लगाएंगे आपको उतना उतना आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा रिजल्ट जितना कि आप उस जगह अगर आप डिमांड की लाइन लगाएंगे, यानी कि डिमांड जोन को फाइंड आउट करके फिर लाइन लगाएंगे तो वो एक एक्यूरेट आंसर मिलेगा। तो डिमांड लाइन थोड़ी सी मोटी होती है तो उसको कैसे लगाते हैं चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी के। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दोस्तों मैं निफ्टी का एग्जांपल ले रखा है और चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ये साइन दिख रहा होगा कि यहाँ से बार बार प्राइस इस जगह से बार बार टच होकर वापस ऊपर जाती है। तो चलिए इसको मैं इंडिकेट मान लेता हूँ और यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ आगे तक लेके आ जाता हूँ ताकि मुझे एक आइडिया मिलेगा कि इस जगह पे स्टॉक की प्राइस वापस होकर बाउंस बैक आएगी। एक बात और बता देता हूँ, जिस जगह पे भी आप सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लगाएंगे वहां पे आपको मैक्सिमम पिछले दो दो सपोर्ट जो लगे होंगे उस चीज को देख के आपको सपोर्ट लगाना है। तो जो सपोर्ट आप लगाएंगे बार बार सपोज कीजिए आप किसी कांच के ऊपर या फिर किसी भी लोहे की चीज के ऊपर बार बार हथौड़ा मारेंगे तो वो एक टाइम में ब्रेक होकर फिर बिखर जाएगी और वहां से आपका हथौड़ा नीचे जमीन पे टकराएगा। तो सेम यही कंडीशन इसके अंदर भी होती है कि जब बार बार कोई स्टॉक अपनी रेंज के अंदर आता है और सपोज कीजिए आपने यहाँ पे सपोर्ट लाइन लगा रखी है तो बार बार अगर सपोर्ट लाइन पे आएगा और बार बार टकरा के वापस ऊपर जाएगा, वापस टकरा के जाएगा, वापस टकराएगा। ऐसे बार बार टकराने की वजह से क्या होगा कि दोस्तों जो सपोर्ट लाइन बनी है वो कमजोर हो जाएगी और कमजोर होने की वजह से स्टॉक नीचे चला जाएगा।
और इसे ही बोलते हैं दोस्तों ब्रेक डाउन होना, यानी कि ब्रेक डाउन होगा तब तो इसका मतलब ब्रेक डाउन का मतलब यही होता है कि बार-बार टकराने की वजह से सपोर्ट लाइन कमज़ोर हो गई और सेम ये सिचुएशन होती है रेजिस्टेंस के अंदर। यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर भी बार-बार ब्रेक डाउन होता है और लाइन ऊपर जाके टकराती है, फिर वापस नीचे आती है, फिर टकराती है, जिसकी वजह से ऊपर कमज़ोर हो जाता है हिस्सा रेजिस्टेंस का और वो जो चार्ट होता है वो उसको तोड़ के और ऊपर निकल जाता है, यानी कि प्राइस बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक स्टॉक का सिलेक्शन कर रखा है और नीचे पे मैंने सपोर्ट लाइन लगा दी है। तो अब आप क्या करेंगे, सपोर्ट लेवल तो आपने लगा दिया, तो अब आप ये सोचेंगे कि इस सपोर्ट लेवल के ऊपर जब अभी करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है ये थोड़ी-सी ऊपर है, तो इस कंडीशन के अंदर इस सपोर्ट लाइन के ऊपर जब भी स्टॉक की प्राइस वापस आएगी, मैं इस चीज़ को खरीद लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसके जस्ट आस-पास भी आती है और फिर वापस बाउंस बैक होके ये जो प्राइस होती है वो ऊपर चली जाती है। तो आपने जो एनालाइज़ किया था कि यानी कि जो सपोर्ट लाइन के ऊपर स्टॉक की प्राइस आएगी और आप स्टॉक को बाय कर लेंगे, तो आपका एनालाइज़ेशन तो गलत हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में होगा कि आप स्टॉक को बाय नहीं कर पाएँगे। तो इस जगह पे काम आता है दोस्तों डिमांड ज़ोन। तो डिमांड ज़ोन कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होता है, चलिए उसकी बात करते हैं। अब इस चार्ट के अंदर ये लाइव चार्ट है दोस्तों निफ्टी का और इसके अंदर अब हम डिमांड ज़ोन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डिमांड ज़ोन को फाइंड आउट करने के लिए हम ये तो जानते हैं कि सपोर्ट एक पतली लाइन होती है। सपोर्ट सपोर्ट ज़ोन जो होता है उसकी एक पतली लाइन होती है, जो कि यहाँ पे दिख रही है। लेकिन डिमांड ज़ोन की दोस्तों इससे थोड़ी-सी मोटी लाइन होती है और उसके अंदर बेसिकली 2 कैंडल या 1 कैंडल पूरी उस जो हम डिमांड ज़ोन बनाते हैं उसके अंदर पूरी 1 कैंडल समा जाती है, तब जाके डिमांड ज़ोन की लाइन कंप्लीट होती है। इतनी मोटी हम रखते हैं ताकि इस एवरेज प्राइस के जो प्राइस है इस डिमांड ज़ोन के एवरेज आस-पास में भी आ जाए तो हम उसको बाय कर सकते हैं और ये अच्छा इंडिकेटर होता है इसको बाय करने का। तो चलिए अब हम स्क्रीन के ऊपर डिमांड ज़ोन की लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों अब हमें डिमांड ज़ोन की जो लाइन होती है उसको ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे हम सपोर्ट लाइन जो होती है इसको मिटा देते हैं। सपोर्ट लाइन को डिलीट करने के बाद में सिंपली हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर यानी कि रेक्टेंगल शेप के अंदर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। और जो लाइन होगी बेसिकली कम से कम इतनी चौड़ी तो होनी चाहिए ताकि ये आपकी जो 1-2 कैंडल है इनको बीच के अंदर ले सके। और सिंपली होता यही है कि जो डिमांड ज़ोन होता है उसके अंदर यही होता है कि जो आपकी लाइन होती है वो कम से कम 2 या 3 कैंडल को कवर करे और इसके आधार पे हम कोई भी कैंडल को यहाँ पे लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक जो डिमांड की लाइन है वो मैंने लगा दी है। तो अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है? सिंपल सी दिख रहा है कि इस प्राइस रेंज के अंदर जब भी चार्ट वापस आएगा तो हम उसको बाय करेंगे। तो अब यहाँ पे एक इंडिकेटर मिल गया है आपको, आप शायद आप समझ गए होंगे कि देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट इसका ब्रेकडाउन हुआ था यानी कि प्राइस मूवमेंट हुआ था, यहाँ से वापस प्राइस मूवमेंट हुआ था और यहाँ से मूवमेंट होने के बाद में वापस यहाँ पे आया और इस जगह पे जो स्टॉक की प्राइस है वो फिर से यहाँ से बाउंस बैक हुई, यहाँ पे हथौड़ा मारा फिर से इसने, फिर यहाँ वापस हथौड़ा मारा और फिर से ऊपर बढ़ी प्राइस। तो और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ही आया और इस रेंज के अंदर आके वापस स्टॉक ऊपर गया। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली सपोर्ट लाइन लगाते हैं, सपोर्ट लाइन उतना हमारे को एक्यूरेट आंसर नहीं बताती क्योंकि सपोर्ट लाइन हम इस जगह पे लगाते हैं और इस जगह लगाते हैं तो ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे बीच के अंदर गैप रह जाता है जिसकी वजह से हम एक्यूरेट आंसर नहीं फाइंड कर पाते। लेकिन यहाँ पे इस जो मैंने डिमांड जोन की लाइन बनाई है इसने इस वाले सपोर्ट को भी कैप्चर कर लिया है, इसकी वजह से यहाँ पे हम आसानी से बाइंग का सिग्नल मिला है हमारे को। अब दोस्तों देखिए वापस स्टॉक की प्राइस ऊपर गई और अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही है दोस्तों की जो ये कैंडल बन रही है, ये डोजी कैंडल बन रही है और डोजी कैंडल जो है हमने जो डिमांड जोन बनाया था उसके आसपास आ गई है। यानी कि लोअर लो जो बना है इसका, इसने इसको ब्रेक कर दिया है और इसके टच हो गई, तो ये हमारे को एक पॉजिटिव सिग्नल मिल सकता है कि यहाँ से स्टॉक की प्राइस वापस ऊपर जा सकती है। या तो अगली कैंडल कुछ और मूवमेंट दिखाएगी या फिर, लेकिन हमें एक इंडिकेटर जरूर मिल रहा है कि यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ पे हमारे को मिल रही है एक रेड कैंडल, तो रेड कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट डाउनफॉल के अंदर आने वाला है और हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से जो स्टॉक की प्राइस है वो गिरने वाली है। तो दोस्तों मैं ब्रेकआउट होने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कम से कम 3 बार इसने इस लाइन को टच किया है। लाइन को 3 बार टच किया, इसका मतलब चौथी बार फिर से हथौड़ा पड़ रहा है और चौथी बार के अंदर कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर 4 बार हथौड़े पड़ जाते हैं तो वो चीज बहुत कमजोर हो जाती है। आप समझते हैं इस चीज को। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि डिमांड जोन का जो इंडिकेटर है उसको कैसे ड्रॉ करते हैं और डिमांड जोन की लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं और डिमांड जोन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। डिमांड जोन का सिंपल सा मतलब यहाँ पे यही है कि डिमांड, यहाँ पे स्टॉक की डिमांड बहुत ज्यादा है और यहाँ पे बायर बैठे हैं जो स्टॉक की इस जगह पे प्राइस आती है स्टॉक को खरीदेंगे और फिर से स्टॉक ऊपर जाएगा और सिंपली यही मतलब होता है डिमांड जोन का। अब हम बात कर लेते हैं सप्लाई जोन की। दोस्तों अब हम इसी चार्ट के अंदर बात कर लेते हैं जो होता है सप्लाई जोन की। अब सप्लाई जोन क्या होता है तो उसकी बात करने के लिए सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रेजिस्टेंस को क्यों ड्रॉ करें, तो रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का सिंपल मतलब यही है दोस्तों कि हम पहले रेजिस्टेंस की मदद से आइडेंटिफाई करेंगे स्टॉक को और उसके बाद में सप्लाई जोन जो होता है उसकी मदद से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये रेजिस्टेंस देख के आप क्या अंदाजा लगाएंगे, आप तो ये लगाएंगे ना कि यार यहाँ से स्टॉक ने प्राइस ने बढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ टकराया, वापस नीचे आया, फिर से स्टॉक की प्राइस ने बढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ पे कुछ साइड वे कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद में स्टॉक नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ से इसने ये किया और फिर थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से इसने ब्रेक डाउन कर दिया। अब कुछ लोग तो ये करेंगे यार यहाँ से इसने ब्रेक डाउन कर दिया, इसका मतलब यहाँ से तो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक रेजिस्टेंस की मदद से आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर लेकिन सपोज कीजिए अगर इस जगह आपने सप्लाई जोन का इंडिकेटर लगाया होता तो आपको कितना एक्यूरेट आंसर मिलता।
सोच के देखिए, क्योंकि जरूर मिलता है, क्योंकि दोस्तों वो जो आपकी लाइन होती है थोड़ी सी मोटी होती, जिसकी वजह से जो कैंडल है वो इसके एरिया के अंदर आ जाती है, और आप अगर वो ब्रेकआउट करती तब जाके आप उसको बाय करते। लेकिन कुछ लोगों ने इस जगह पे गलती कर दी होगी, और इस सिंपल रेजिस्टेंस को देख के जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ रेजिस्टेंस का, उन्होंने बाय किया होगा, लेकिन वापस फिर से डाउनफॉल आ गया और ये स्टॉक नीचे आ गया। तो दोस्तों जो इसीलिए बोलते हैं कि जो डिमांड और सप्लाई का जो जोन होता है, वो और डिमांड और सप्लाई का जो इंडिकेटर होता है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट से बेहतर इंडिकेटर होता है, क्योंकि एक अच्छा सा इंडिकेशन देता है वो। तो यहाँ पे आप अब मैं आपके सामने इस रेजिस्टेंस जोन को हटा देता हूँ, और इसको हटाने के बाद में मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सप्लाई जोन को। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक सप्लाई जोन का ये इंडिकेटर लगा दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बार बार जो प्राइस ने इसने मूवमेंट किया, और प्राइस जो है बार बार इस सप्लाई जोन के इंडिकेटर से टकरा के वापस नीचे गई, फिर से टकराई, फिर से वापस गई। आपको इस जगह पे बाइंग कब करनी है, या फिर किस जगह आपको सेलिंग करनी है, तो इस सॉरी मैं यूं बोल रहा हूँ कि सप्लाई जोन का इंडिकेटर लगाने के बाद में अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे आप देखिए ये जो लाइन थी इसकी, ये कैंडल जो है सप्लाई जोन के अंदर समा गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो ये जब ब्रेकआउट होता, अगर अगर आपको बाइंग करनी थी, तो अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता और कैंडल यहाँ से अगर बाहर आती ना, तब जाके अगर आप बाई करते तो फिर स्टॉक की प्राइस ऊपर बढ़ती। लेकिन ये जो कैंडल है इस सप्लाई जोन से बाहर निकली नहीं, सिर्फ इसके अंदर अंदर रही और फिर से मार्केट नीचे आ गया। तो ये सप्लाई जोन जो है बेसिकली हमें एक अच्छा इंडिकेशन देता है कि हमें स्टॉक की बाइंग कब करनी है और सेलिंग कब करनी है। और इस तरीके से आप एक अच्छे से स्टॉक का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और एक एक्यूरेट आंसर के साथ में स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों सिंपली अब मैं इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि जो सपोर्ट लाइन होती है उस जगह पे बायर ज्यादा होते हैं, जो रेजिस्टेंस लाइन होती है उस जगह पे सेलर ज्यादा होते हैं। और जो सपोर्ट लाइन होती है उस जगह पे उसकी जगह हम डिमांड जोन की लाइन को बना करके भी स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और वहीं पे जो रेजिस्टेंस लाइन होती है उसकी जगह पे हम सप्लाई जोन के इंडिकेटर को लगा के हम स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बाइंग और सेलिंग का डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और रेजिस्टेंस की जगह पे आपको सेलर ज्यादा बेटर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर की संख्या ज्यादा होती है। और कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो स्टॉक होता है उसके अंदर भारी डिमांड होती है उस स्टॉक की, और उसकी वजह से स्टॉक क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है कभी कभी उसको भी ब्रेकआउट कर देता है। जैसा कि मैंने बताया था कि बार बार किसी चीज पे हथौड़ा पड़ेगा तो वो चीज कमजोर हो जाती है और फिर टूट जाती है। तो सेम यही कंडीशन इन इंडिकेटर को लगाने के बाद भी हो सकती है, यानी कि अगर बार बार एक ही एक जगह पे स्टॉक टकरा के वापस ऊपर जाएगा, वापस टकरा के ऊपर जाएगा, तो वो चीज ब्रेक हो जाएगी और स्टॉक नीचे चला जाएगा। या फिर हम सप्लाई जोन की बात करें, सप्लाई जोन के अंदर भी सिंपल यही है कि स्टॉक अगर नीचे से बार बार ऊपर जाएगा, टकराएगा, वापस नीचे आएगा, वापस टकराएगा, ऊपर नीचे आएगा, तो इस कंडीशन में ऊपर वाली जो लेयर वो कमजोर हो जाएगी और स्टॉक की प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो ऊपर जाएगी वो वहां पे रेजिस्टेंस 1 बनेगा, रेजिस्टेंस 2 बनेगा, इस तरीके से इंडिकेटर अलग अलग बनते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, और यहाँ पे मैंने सिंपल से बता दिया है कि मैंने लाइव मार्केट के अंदर भी आपको इंडिकेटर लगा के बता दिए थे, और सेम के सेम ये इंडिकेटर देखो यहाँ पे भी लग रहे हैं। तो यही होता है सप्लाई और डिमांड। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और अगले वीडियो के अंदर हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।